हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की चैप्टर 2 की तीसरी वीडियो, जिसमें हम लोग कुछ अपारमाणविक कणों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम लोग उसी अपारमाणविक कणों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मूल कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। तो अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और अस्थायी कण पाई, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब होते हैं। तो हमने आपको अस्थायी मूल कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, उसके क्या लक्षण है और उसके क्या गुण हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने इसकी पहली वाली वीडियो में देखा रखा है। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे अस्थायी कण में, जिसमें मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई ये सब आएंगे। तो अस्थायी कण की अगर हम बात करें तो अस्थायी कण ऐसे कण होते हैं जो क्षणिक अवस्था में होते हैं और ये कण उन्हीं कणों के साथ, अस्थायी कणों के साथ लगे रहते हैं। जैसे अस्थायी का मतलब ये हो गया कि अगर हम माचिस की तीली को जलाएं तो माचिस की तीली तो पूरा जलेगी नहीं, मतलब कई घंटों तक, कुछ समय के लिए जलेगी। या बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, पीस ले लीजिए, उसको आप खुले स्थान पर रखिए तो देखिए कि जो ठोस अवस्था में वो धीरे धीरे गल जाएगी। तो कहने का मतलब जो भी क्षणिक अवस्था में रहे, कम समय के लिए उपस्थित हो, तो उसको हम अस्थायी कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आपके अस्थायी कण की। तो अस्थायी कण में आपका जो हमने बताया कि पहला जो आपका है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें तो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में CD एंडरसन के द्वारा की गई थी। और CD एंडरसन के द्वारा की गई तो बताया गया कि जो पॉजिट्रॉन है यह एक पॉजिटिव यानी धनात्मक कण होता है। धनात्मक कण होता है, इस पर जो है जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन इस पे कोई मास या कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये किसने बताया? एंडरसन ने बताया। ठीक है। अब हम दूसरे अस्थायी कण की बात करें। दूसरा अस्थायी कण है मेसान। तो मेसान की जो खोज थी वो कई वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई। इसके कमेंट्स भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया, जिनमें से हाइडे की यूक्रावा, हाइडे की यूक्रावा और कार्ल डेविड, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अस्थायी कण मेसान है इस पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है कि इस पर कोई भी चार्ज न हो। ठीक है। और बताया कि इसका जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में 200 गुना अधिक होता है या 200 गुना होता है। कौन कौन? कार्ल डेविड और हाइडे की यूक्रावा, इन्होंने बताया कि इस पर दोनों चार्ज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की गुना 200 होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो अस्थायी कण है आपका, वह है न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो, इसकी खोज 1933 ईस्वी में किसके द्वारा? पाउली वर्मी। ये दो साइंटिस्ट हैं, और भी साइंटिस्ट थे लेकिन नाम आता है पाउली और वर्मी का। तो इन्होंने बताया कि इस पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं पाया जाता है, इस पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं पाया जाता है, लेकिन ये अस्थायी कणों के साथ लगा रहता है। ठीक है। और इसके जो द्रव्यमान होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, वो अनिश्चित होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली पॉइंट्स की। तो अगली पॉइंट्स आपको अस्थायी कण में आता है एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो की जो खोज है वो एमिलियो के द्वारा और सैगरे कैम्बरले, एमिलियो, सैगरे और कैम्बरले के द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि इस पर जो चार्ज होता है वो ऋणावेश होता है।
क्या होता है, ऋणावेश होता है, और इसका जो मास होता है वह द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान पाया जाता है वह प्रोटॉन के समतुल्य होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अस्थायी कणों को देखा। ठीक, अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो हम लोग प्रायः ये पढ़ते हैं कि परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या फिर न्यूक्लियांश और द्रव्यमान संख्या। तो देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो शब्द हैं ये सब एक ही है, एक ही वे में आते हैं, लेकिन थोड़ी सा अगर हम केयरफुली अध्ययन करें तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम उसको पकड़ सकते हैं। तो आइए देखा जाए द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु संख्या। परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो जो परमाणु संख्या होती है वो कोई भी परमाणु होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे वही उसकी परमाणु संख्या होगी। कोई भी तत्व ले लीजिए, कोई भी परमाणु ले लीजिए, यदि उसमें आपके प्रोटॉनों की संख्या यानी धनात्मक इकाई जितना होगी वही उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। तो अगर हम परमाणु संख्या, जैसे हमने बात किया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हीलियम की बात करें कितना होता है, 2 होता है। लिथियम की बात करें कितना होता है, 3 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही है आपके प्रोटॉन, परमाणु संख्या। इसी परमाणु संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर प्रोटॉन, या फिर इसी को Z से भी प्रदर्शित करते हैं। Z का मतलब जुसामी। ठीक है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वह संख्या होती है जिसमें जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, उसमें उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को हम परमाणु भार भी, परमाणु संख्या भी कहते हैं। इसको P से या फिर Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कोई भी तत्व लिखा, मान लीजिए हमने लिखा क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसी 17 को आप क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है, कोई भी आप तत्व ले लीजिए, जैसे हमने लिखा आरबी, लिथियम या फिर कार्बन, देखा जाए तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6, परमाणु संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की, या परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे, या फिर मास नंबर की बात करेंगे, तो किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या वह संख्या होती है जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग करने पर प्राप्त होती है। द्रव्यमान संख्या ऐसी संख्या होती है जो समस्त प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से प्राप्त होती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और उस द्रव्यमान संख्या को हम न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो देखा जाए, अगर सपोज करिए कि ये कार्बन 6 12 है, तो इसकी बात करें तो ये आपका एटम हो गया।
अब यहाँ पे देखा जाए, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो इस न्यूक्लियस में आपके क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से ये जो 12 संख्या प्राप्त होती है, इसी को हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या। और ये संख्या जो होती है एलिमेंट्स से ऊपर होती है। एलिमेंट्स अगर ये कार्बन है तो इधर जो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड की तरफ नंबर, और पावर के रूप में जो लिखते हैं उसको हम मास कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो द्रव्यमान संख्या क्लियर है। अब द्रव्यमान संख्या को हम लोग सूत्र में भी कन्वर्ट करते हैं। सूत्र ये है कि द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल ए इक्वल टू जेड प्लस एन। क्या होता है, कैपिटल ए इक्वल टू जेड प्लस एन। कैपिटल ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, कोई भी तत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और जेड की बात करें तो जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। और एन की बात करेंगे तो एन है न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न भी लगाते हैं हम लोग। आप लोग जो है पूर्व की कक्षाओं में 9th में भी थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में, इस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आइए कुछ प्रश्न हम भी यहाँ पे सॉल्व किया जाए, हम लोग भी करें। तो प्रश्न आपका ये है, हाँ तो प्रश्न सुनिए। प्रश्न है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 व परमाणु क्रमांक 13 है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होगी। करने का मतलब प्रश्न जो आपको दिया गया है वो दिया गया है एल्युमिनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27, यानी जो तत्व है एल्युमिनियम, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है, 27। एल्युमिनियम की द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, 27। तो पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, हमने एल्युमिनियम तत्व दिया है, क्या दिया गया, एल्युमिनियम तत्व दिया गया है। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम किस नंबर पर पड़ता है, परमाणु संख्या उसकी 13, कितना होती है, 13। तो आपको यहाँ पर एल्युमिनियम की द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। द्रव्यमान संख्या किससे इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, तो ये ए की वैल्यू हो गई। और परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू निकाल लेंगे आप आसानी से, तो सूत्र हो जाएगा ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ए का मान 27, जेड का मान 13 और प्लस एन, तो एन निकालेंगे तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 27 माइनस 13 कितना जाएगा, कितना जाएगा, 14। तो इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसको आपको कितना प्राप्त हो जाएगी, 14, एक आंसर हो जाएगा। और प्रोटॉनों की संख्या कुल बराबर हो जाएगी परमाणु क्रमांक 13। तो अब हम बात करेंगे कुछ आवेशित परमाणुओं के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। तो जब हम आवेशित की बात करेंगे तो आवेश आपके दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि Fe प्लस 3 चार्ज, तो अब इसमें आपको अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताने रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। परमाणु क्रमांक याद है, परमाणु क्रमांक याद है, तो आप परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। फेरस का होता है 26, ये 26 इसका परमाणु क्रमांक हो गया। अब इसमें से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आप उसमें से
माइनस कर लीजिए, उतना उसमें से आप माइनस कर लीजिए। फिर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बाकी तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर नेगेटिव है, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा क्लोरीन, तो यहाँ पर जब आपसे प्रोटॉनों की संख्या पूछी जाएगी तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना उसमें परमाणु क्रमांक में आप जोड़ लेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये टोटल 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना उसमें प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, आइए अब कुछ ए प्लस जेड इक्वल टू जेड प्लस एन पर कुछ और प्रॉब्लम्स देखा जाए। तो जो क्वेश्चन आपका ये है कि एक परमाणु की नाभिक में 14 प्रोटॉन्स 13 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, केवल आपको फार्मूले पर रखना है। फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है? ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो आपको इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है 13 और 14, तो 13 14 27 हो जाएगा। ठीक है, लग जाएगा। फिर अगला इसी तरीके से प्रश्न है, तत्व कैल्शियम, तत्व आपको दिया है कैल्शियम 20 और 40 दिया गया है। कह रहा है कि तत्व कैल्शियम 20 40 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं, प्रोटॉन भी बताने हैं, न्यूट्रॉन भी बताने हैं। तो उसके लिए आपको फार्मूला इसी का प्रयोग करना होगा। परमाणु भार कितना दिया है? 40 दिया है, और इसका भी मान कितना दिया है? 20, इसका भी मान दिया कितना? 20। तो टोटल जो हो जाएगा ये प्रोटॉन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका जो आंसर आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तीनों 20 आ जाएंगे। अब ये थोड़ी नहीं कि आप तीनों जोड़ लेंगे तो कहेंगे सर 40 नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी जुड़ते नहीं है, नंबर आप इक्वल हो सकता है दोनों का। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न ये है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 32 व द्रव्यमान संख्या 66 है। इसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए तथा तत्व को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तत्व को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ऐसे तत्वों को लगाने के लिए, मतलब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जब तत्व का नाम नहीं याद रहता है तो आप क्या करिए कि उसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक x तत्व है, इसमें इसका जो परमाणु क्रमांक दिया गया है 32 और द्रव्यमान संख्या दी गई है 66। ठीक है, तो एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 32 और द्रव्यमान संख्या 66। तो फार्मूला होता है A इक्वल टू जेड प्लस एन। तो ये A का मान हो गया 66, Z का मान 32 प्लस एन का मान निकालेंगे तो 66 में से 32 माइनस हो जाएगा, कितना बचाएगा? 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 34, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एन का मान हो जाएगा 34। एक आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना दिया? प्रोटॉन 32, एक आंसर ये भी प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो P बराबर होता है E, इलेक्ट्रॉन भी आपके क्या होंगे? 32 होंगे, एक आंसर ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो तत्व आपका गैलियम होगा। क्या होगा? Ga। ऐसे करके आप लिखेंगे 32 66। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, ओके।